विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल से एक बार फिर हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि भारत में जाति व्यवस्था के प्रकारों को लेकर के जाति व्यवस्था में प्रकारों की जहाँ तक बात करते हैं तो हमने एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से प्रकारों की गणना पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। अभी जो हम देखना चाह रहे हैं वो है एक जाति व्यवस्था के प्रकार्य समुदाय के दृष्टिकोण से। तो सदस्यता एवं संस्तरण का निर्धारण जो प्रथम और महत्वपूर्ण है उसमें हम ये देखते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो समाज की विभिन्न जातियों की सदस्यता का निर्धारण करती है और इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति की सामाजिक स्थिति को अन्य जातियों के संदर्भ में भी निश्चित करती है कि विभिन्न जातियाँ किन किन से उच्च और किन से निम्न है। घुरिये ने इसी उच्चता और निम्नता के क्रम को जातियों का संस्तरण कहा है, जबकि हटन ने कहा है कि जातियों का कर्म विन्यास भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है, यानी कि ये क्षेत्र के साथ साथ परिवर्तित होते रहे हैं, जिसमें से किसी निश्चित क्षेत्र में एक जाति दूसरी जाति से निम्न हो सकती है और किसी दूसरे क्षेत्र में ये स्थितियां जो है वो कुछ अलग प्रकार की हो सकती हैं। जातियों के स्तरीकरण में उच्चता और निम्नता के क्रम का निर्धारण या क्रम निर्धारण का जो कार्य है वो जाति व्यवस्था को लेकर के ही किया जाता है, क्योंकि भारत में जो सामाजिक स्तरीकरण के जो आधार हैं उसमें से खुला स्तरीकरण जो है वो जाति है और बंद स्तरीकरण की जब बात करेंगे तो वो हमारे यहाँ क्या है, वो वर्ग है। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण एवं सांस्कृतिकरण। जाति व्यवस्था को अपने सदस्यों के व्यवहार, खान पान यानी कि सामाजिक सहवास और रहन सहन के जो नियम हैं, व्यवसाय, विवाह, सदस्यता आदि से संबंधित विशेषाधिकारों एवं प्रतिबंधों को नियंत्रित तथा संचालित करने के योग्य और समर्थ बनाती है। जाति अपने सदस्यों को संगठित रखती है और हटर ने लिखा है कि इस संगठन के कारण जाति अपनी स्थिति को समाज में ऊंचा उठाती है, जो कि कोई सरल कार्य नहीं है और उच्च स्थिति कई पीढ़ियों में जाकर के फिर प्राप्त होती है। इसलिए कोई जाति प्रचार प्रसार एवं संगठन के द्वारा अपना नाम बदलकर तथा अपने सदस्यों के भोजन और विवाह संबंधी व्यवहार और धार्मिक नियमों में कुछ परिवर्तन करके समाज से अपनी स्थिति उच्च बना लेती है। और ये जो प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है और जिसे M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का नाम दिया है। और हटर ने निष्कर्ष में ये भी लिखा है कि अंततः इस प्रकार की जाति कुछ मामलों में समुदायों के लिए, लेकिन व्यक्तियों के लिए कभी नहीं। ये बात व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है, सामाजिक पैमाने से ऊपर उठने या ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का काम करती है, एक सोपान का काम करती है। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें है संस्कृति का हस्तांतरण। हस्तांतरण यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का आदान प्रदान करना। जाति अपने हस्तशिल्प संबंधी व्यवसाय और उससे जुड़े रहस्य, व्यावसायिक और व्यापारिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से हस्तांतरित करती रहती है और जाति से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान, ज्ञान, व्यावसायिक कौशल, प्रशिक्षण और प्रवीणता या पारंगतता हम इसको कह सकते हैं, चातुरी को सुरक्षित एवं अन्य जातियों से गुप्त रखते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करने का कार्य भी एक संघ के रूप में संपन्न करती है। और जाति से संबंधित सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, उसका संवर्धन करना, पर्यावरण से अनुकूलन करना आदि कार्य जाति समुदाय करता रहता है। विभिन्न राजनीतिक चुनावों में जातिवाद और जाति की एकता संबंधी प्रभाव आज के लोकतंत्र में हम देख सकते हैं और आजकल सरकारी और गैर सरकारी नियुक्तियों में भी कार्य एक संघ, समिति, गिल्ड यानी एक तरह का समूह होता है और जातिवाद के रूप में देखे जा सकते हैं। उसके बाद में हमारा है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्यों की जब हम बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों में जाति अपने सामाजिक और धार्मिक व्यवहारों और क्रियाओं
को आचार संहिता एवं जनमत के परिवर्तन की दशा एवं दिशा के अनुसार संशोधित एवं परिवर्तित करती रहती है। श्रीनिवासन के अनुसार जो निम्न जातियां हैं उनमें समाज में उच्च स्थान एवं सम्मान पाने के लिए अपने सदस्यों को उच्च संस्कृति को अपनाने पर अधिक बल दिया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उच्च वर्ग की संस्कृति को, उसके जीवन शैली को अपनाएं, और ताकि वो संस्थान के सोपान क्रम में अपने आप को ऊंचा साबित कर सके, अपने आप को उच्च घोषित कर सकें। जबकि नर्मदेश्वर प्रसाद का जो कहना है वो कहते हैं कि निम्न जातियों में बंधनों में वृद्धि हुई है और उच्च जाति के अनेक निषेधों को निम्न जातियों ने अपनाया है। यानी कि उच्च जातियों में जो जिस तरीके के टैबूट्स, जिस तरीके के निषेध पाए जाते हैं, उन निषेध को है वो नीच जातियों के द्वारा जो समाज में सामाजिक संस्तरण में निम्न स्थान पर है उनके द्वारा उनको अडॉप्ट किया जाता है, अधिग्रहित किया जाता है। पर्दा प्रथा, शाकाहारी भोजन, महिलाओं को घर से बाहर काम पर नहीं जाने देना, और विधवा पुनर्विवाह पर रोक, और अपवित्र व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसायों को अपनाना आदि संघ अपने सदस्यों को व्यवहार में लाने के लिए बाध्य करता है। अर्थात अपनी जीवन शैली को एक निम्न जाति के द्वारा उच्च जाति के क्रम में उसी प्रकार से जो परिवर्तन किए जाते हैं, बदलाव लाए जाते हैं, ताकि वो सोपान या संस्तरण में अपने आप को उच्च मान सके या उच्च ठहरा सके। उसके बाद में हम ये कहते हैं कि जो जाति है उसके अंतर्गत प्रत्येक जाति अपने सदस्यों के लिए एक प्रकार से संघ या ट्रेड यूनियन है। और ट्रेड यूनियन से मेरा मतलब ये है कि ट्रेड यूनियन का मतलब कि वो एक तरह से सामाजिक नियंत्रण और संस्तरण का काम जो है वो करती है। संस्तरण का काम, सामाजिक नियंत्रण का काम, सदस्यता, संस्कृतिकरण और सामाजिक विरासतों का हस्तांतरण, आर्थिक और व्यावसायिक बीमा आदि के कार्य करती है। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर जाति के जो संगठन है, हमने अंतर्राष्ट्रीय फलानी सभा, अंतर्राष्ट्रीय वो सभा, अंतर्राष्ट्रीय जैन सभा, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा, अंतर्राष्ट्रीय फलाना समाज, ढीमका समाज, इस तरीके से जो संगठन हमें दिखाई देते हैं उनकी ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख सकते हैं। अब उसके बाद हम कहते हैं समाज और राष्ट्र के लिए प्रकारें। जाति व्यवस्था जो है वो उसका हमने व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ा, सामुदायिक स्तर पर पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे समाज और राष्ट्र के लिए प्रकारें। समाज और राष्ट्र के लिए प्रकारों की जब हम बात करेंगे तो जाति व्यवस्था जिस प्रकार से व्यक्ति और समाज के लिए, समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से जाति व्यवस्था ने अनेक वर्षों तक समाज और राज्य के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जैसे सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना, समाज का एकीकरण करना, समाज को नियंत्रित रखना, जनसंख्या संतुलन बनाए रखना, इन्हें अलग अलग विद्वानों ने, जिनमें हट्टन, अब्बे डुबाय, फर्नीवाल, हिल, राधाकृष्ण मुखर्जी आदि विद्वानों ने विशेष प्रकाश डाला है। तो प्रथम बिंदु के रूप में हम इसमें देखते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता या स्थिर स्टेबलाइजर, इसको हम मान सकते हैं। एक तरह का ये सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबलाइजर है, जो कि क्या है, जिस प्रकार से स्टेबलाइजर विद्युत की आपूर्ति को स्थिर रखता है, उसी प्रकार से जाति व्यवस्था जो है वो सामाजिक और राजनीतिक स्टेबलाइजर के रूप में काम करती है। एक तरह से ये सामाजिक और राजनीतिक स्टेबलाइजर है। तो जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक, भारतीय समाज और राष्ट्र को सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत अबे डुबाय ने ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि 1817 में प्रकाशित हुआ, में लिखा था कि जाति व्यवस्था के जो समाज और राष्ट्र के अनुसार राजनीतिक या सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के रूप में जो कार्य है वो ये है कि भारत की पूर्ण बर्बरता से रक्षा और व्यवस्थित सरकार के लिए निश्चित आधार प्रदान करना, स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, और कलाओं की सुरक्षा के साधन के रूप में विदेशी शासकों के शासनकाल में हिंदू संस्कृति और उसके प्रतिमानों की रक्षा करना। उसके बाद हमारा आता है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रत्येक समाज या जाति जो है वो अपने सदस्यों को
जाति और समाज के जो नियम हैं, सामाजिक रहन सहन, खान पान और सहवास के जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करती हैं। और इन्हीं नियमों की पालना करना, नियमों के अनुसार जीवन यापन करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। तो जाति व्यवस्था का जो आधार है वो कर्म है, और जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है। और कर्म का सिद्धांत जो है वो धार्मिक मान्यताओं के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है। और जाति के सदस्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संबंध अलौकिक शक्ति से मानते हैं। वे अपनी वर्तमान परिस्थिति, भूमिका, व्यवसाय, लाभ हानि, यश और जीवन मरण को सब एक नियति का फैसला मान करके, यानी कि विधि का विधान मान करके करते हैं। और लोगों में ये विश्वास है ऐसे कार्य करने से जिसका जाति व्यवस्था या एक जाति के द्वारा विरोध किया जाता है, उससे विरोध किया जाता है, और उससे यदि हम करेंगे या उन कार्यों का हम अनुसरण करेंगे तो उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और उनका ईश्वर उनसे रुष्ट हो जाएगा। ऐसी मान्यताएं जो है वो सामाजिक नियंत्रण के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था जो है नियमों और विशेषाधिकारों की एक व्यवस्था बना करके रखता है, और इन नियमों और विशेषाधिकारों और निर्योग्यताओं का उल्लंघन करना अपने आप में अपने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए जाति व्यवस्था ने अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षित या नियमानुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य किया है। उसके बाद हमारा आता है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जब बात करते हैं, हमने पूर्व के अध्ययनों में भी, पूर्व के बिंदुओं में भी आपको बताया था कि समाज के जो व्यवस्थित और संगठित रहने के लिए या समाज को व्यवस्थित और संगठित बनाए रखने के लिए स्तरीकरण आवश्यक है, क्योंकि सभी व्यक्ति किसी भी सामाजिक व्यवस्था में एक समान स्तर पर नहीं हो सकते हैं। उनमें अलग अलग परिस्थिति और भूमिकाओं के अनुसार उनका स्थान निर्धारित होता है, उनका कर्म व्यवस्थित होता है। और भारतवर्ष में सदियों से ये सामाजिक स्तरीकरण का जो कार्य है, उच्चता और निम्नता का जो क्रम विन्यास है, उसका आधार जाति रही है, और जाति व्यवस्था ने ही इस उच्चता और निम्नता का क्रम विन्यास स्थापन किया है। उसके बाद हम कहते हैं सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण की जब हम बात करते हैं, सोशल इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सदियों से जो प्रचलित जाति व्यवस्था है उसी से समाज में एकता और सुरक्षा विद्यमान रही है। भारत में अनेक मुगल से लेकर के और अनेक प्रकार के आक्रांता आते रहे हैं, जाते रहे हैं, परंतु उसी प्रकार से भारत में अनेक प्रकार की जातियां और प्रजातियां भी रही हैं, और अनेक बाह्य आक्रमणों के समय इन्हीं जातियों के आधार पर एक सामाजिक एकीकरण की स्थापना हुई। और भारत वर्ष का जो अस्तित्व है उसी को बनाए रखने में एक सामाजिक एकीकरण की जो भूमिका रही, उसमें जाति जो है वो महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करता हुआ आज भी दिखाई देता है, क्योंकि इसने समूहों को और समुदायों को आपस में एकजुटता के साथ बांधे रखा, बनाए रखा। उसके बाद हमारा जेनेरिक कार्य या जेनेटिक फंक्शंस यदि हम पढ़ें, तो जेनेटिक फंक्शंस के यदि हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जाति व्यवस्था ने विवाह संबंधी जो अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध स्थापित किए थे, और समाज की जनसंख्या में स्त्री पुरुष का अनुपात संतुलित, जिसको हम सेक्स रेटियो कहते हैं, बनाए रखने के लिए रक्त की शुद्धता और प्रजनन को शुद्ध बनाए रखने का जो उल्लेखनीय कार्य किया है, वो शायद जाति के बाद किसी संस्था ने इतना अधिक ध्यान इस पर नहीं दिया है। और हटन की मान्यता है कि जाति व्यवस्था में अंतर्विवाही पुरुषों की संख्या में बहुलता बनाए रखता है, और विद्वानों की मान्यता है कि प्रजातियों के मिश्रण से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में अधिक वृद्धि होती है। आर्थिक कार्य, आर्थिक कार्यों की जब हम बात करेंगे तो समाज और राष्ट्र हित के लिए आर्थिक कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, और समाज में जाति व्यवस्था के द्वारा जजमानी प्रथा के अंतर्गत विभिन्न आवश्यकताओं से संबंधित उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय, यानी कि एक तरह से अर्थशास्त्र का जो संचालन है
वो जाति व्यवस्था के द्वारा किया गया, जिसे जो भी कार्य मिला, जिस जाति का जो भी कार्य निर्धारण हुआ या जिस जाति का जो भी वंशानुगत पैसे का निर्धारण किया गया, उस जाति ने उस पैसे को या उस व्यवसाय को अपने पूर्व जन्मों का कर्मफल मान करके और अपना दायित्व मान करके पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ पूरा किया। और जाति व्यवस्था के द्वारा समाज में श्रम विभाजन, यानी कि योग्यता के अनुरूप कार्यों का जो विभाजन है वो श्रम विभाजन है। कार्यों का संपादन, वस्तु विनिमय और आदि अनेक प्रकार के जो आर्थिक कार्यों को निर्धारण करके किया गया, वो जाति के आर्थिक कार्यों के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद हमारा है संस्कृति का हस्तांतरण। संस्कृति का हस्तांतरण मैंने आपको बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का जो आदान प्रदान है वो जाति व्यवस्था ने ही पूर्ण किया है। जाति व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषताओं, जिनमें कला, साहित्य, आर्थिक, धर्म, प्रथाएं, आदर्श, मूल्य, व्यवसाय और सामाजिक संस्करण, भाषा और जीवन शैली, तकनीकी ज्ञान और विविधता में एकता जैसे अनेक तत्वों को सुरक्षित रखा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने विशेष प्रकार के प्रतिबंधों, विशेष प्रकार के विशेषाधिकारों और योग्यताओं और चतुरता, प्रवीणता आदि को स्थानांतरित करने का कार्य कुशलतापूर्वक किया है। इतिहासकारों और सामाजिक वैज्ञानिकों का कहना है कि जाति व्यवस्था ने न केवल संस्कृति का हस्तांतरण किया है बल्कि इसका संरक्षण भी किया है। धन्यवाद।